अच्छा, एक सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से या दूसरों से पूछा होगा। हाँ। क्या हमारी किस्मत मतलब क्या वो पहले से लिखी हुई है? क्या सब कुछ तय है? या फिर हम अपनी कहानी के लेखक खुद हैं? हाँ, ये तो मतलब एक ऐसा सवाल है जो फिलॉसफी से लेके डिनर टेबल की बहसों तक हर जगह मिल जाता है। एक तरफ वो सोच है कि जो होना है होकर रहेगा, हाँ, सब लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ ये कि नहीं, इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। बिल्कुल। और इसी बहस के बीच आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प लेख है। इसका शीर्षक है आर्किटेक्ट ऑफ योर फेट, रीप्रोग्रामिंग योर डेस्टिनी। और इसका जो मुख्य दावा है उसने मुझे सच में सोचने पे मजबूर कर दिया। ये लेख कहता है कि किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल किया हुआ एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। और ये ही आज हमारी पड़ताल का विषय है ना? हम इस स्रोत की गहराई में जाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके मुताबिक ये मानसिक प्रोग्रामिंग आखिर होती कैसे है, और सबसे जरूरी, अगर ये सच में एक प्रोग्राम है तो क्या इसे बदला जा सकता है? क्या हम इसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लेख डेस्टिनी या किस्मत के पारंपरिक विचार को पूरी तरह से चुनौती देता है। जो हम सुनते आए हैं कि जो लिखा है वही होगा, ये उसे सिरे से खारिज करता है। हाँ, ये उस विचार को एक बाहरी शक्ति के बजाय एक एक तरह से कहें तो आंतरिक प्रक्रिया के रूप में देखता है। इस लेख का तर्क है कि डेस्टिनी का असल मतलब ये है कि आपका अवचेतन मन जिस बात पर गहराई से यकीन कर लेता है, आपकी जिंदगी उसी यकीन का आईना बन जाती है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये आपके गहरे विश्वासों का नतीजा है। मुझे इस लेख में एक उदाहरण बहुत दिलचस्प लगा। ये कहता है कि सोचिए, एक ही जैसे हालात में पले बड़े दो लोग हैं। एक जिंदगी में बहुत कामयाब हो जाता है और दूसरा संघर्ष करता रह जाता है। हम अक्सर इसे अच्छी किस्मत या बुरी किस्मत कह देते हैं, पर यह लेख कहता है कि फर्क किस्मत का नहीं, उनकी दिमागी प्रोग्रामिंग का है। और यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि अवचेतन मन तर्क नहीं करता। वो एक उपजाऊ जमीन की तरह है। आप उसमें जो बीज बोएंगे वही फसल उगेगी। उसे सही गलत अच्छे बुरे से मतलब नहीं है। अगर उसे बार बार ये संदेश दिया जाए कि तुम इसके लायक नहीं हो या पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो वो इसे एक कमांड की तरह ले लेता है और आपके व्यवहार, आपके फैसलों को उसी दिशा में मोड़ने लगता है, और अक्सर आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, अगर ये एक प्रोग्राम है तो ये हमारे दिमाग में आया कहाँ से? मतलब हम जानबूझकर तो खुद को नाकामयाबी के लिए प्रोग्राम नहीं करते हैं ना। कोई भी सुबह उठकर ये नहीं सोचता कि चलो आज अपने दिमाग में असफलता का कोड लिखते हैं। बचपन में बहुत गहरी होती हैं। बचपन में खासकर पहले 7 सालों में हमारा दिमाग एक स्पंज की तरह होता है। वो अपने आसपास से हर तरह की जानकारी, हर तरह की राय को बिना किसी फिल्टर के सोखता रहता है। उस वक्त माता पिता की कही बातें, रिश्तेदारों के ताने, शिक्षकों की सीख, समाज द्वारा दिए गए लेबल, ये सब हमारी प्रोग्रामिंग का आधार बन जाते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। लोग अक्सर अनजाने में ही ऐसी बातें कह जाते हैं जो बच्चे के मन पर छप जाती हैं। जैसे लेख में कुछ उदाहरण हैं, तुम तो हमेशा से ही एवरेज स्टूडेंट रहे हो, या ज्यादा बड़े सपने मत देखो, हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, या फिर पैसा आसानी से नहीं आता, पेड़ पर नहीं उगता। सही कहा। ये बातें एक बार में असर नहीं करती, लेकिन जब इन्हें हजारों बार दोहराया जाता है तो ये हमारे दिमाग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाती हैं। जैसे किसी नए फ़ोन में पहले से कुछ ऐप्स और सेटिंग्स होती हैं, वैसे ही ये विश्वास हमारे मन का ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाते हैं। इतीला, मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या हम सारा दोष बचपन पर डाल सकते हैं? बड़े होने के बाद भी तो हम अपनी आदतें खुद बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। हमारे दोस्त, हमारा माहौल, हम जो कंटेंट देखते सुनते हैं, क्या उसका कोई रोल नहीं होता? बहुत अच्छा सवाल है, और ये लेख भी यही कहता है। बचपन की प्रोग्रामिंग नींव की तरह है, लेकिन उस इमारत को मजबूत या कमजोर करने का काम हमारे वयस्क जीवन के अनुभव और आदतें करती हैं। अगर आपकी नींव में ये बिलीव डाल दिया गया है कि तुम शर्मीले हो और आप बड़े होकर भी ऐसी स्थितियों से बचते हैं जहां आपको लोगों से बात करनी पड़े, तो आप उस पुरानी प्रोग्रामिंग को और मजबूत कर रहे हैं। आप उसे रोज रोज सींच रहे हैं। तो हाँ, जिम्मेदारी सिर्फ बचपन की नहीं, हमारी आज की आदतों की भी है। तो अगर हम इस प्रोग्रामिंग को बदलना चाहते हैं, तो पहला कदम क्या होगा? शायद सबसे पहले तो ये मानना होगा कि कोई प्रोग्राम है भी या नहीं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इस लेख के अनुसार रीप्रोग्रामिंग का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है
जागरूकता, अवेयरनेस, क्योंकि आप उस चीज को नहीं बदल सकते जिसके वजूद से ही आप अनजान हैं। जागरूकता का मतलब है अपनी नकारात्मक सोच, अपने सीमित करने वाले विश्वासों को रंगे हाथों पकड़ना। ये करने का कोई तरीका भी बताया गया है? मतलब ये विचार तो दिन में हजारों आते हैं, इन्हें पकड़े कैसे? तरीका है खुद से सवाल पूछना। जैसे ही आप खुद को किसी काम को करने से रोकें या डर महसूस करें, तो रुककर खुद से पूछें, मैं खुद पर शक क्यों कर रहा हूं? इस काम को करने से मुझे सबसे बुरा क्या होने का डर है? ये आवाज जो कह रही है तुमसे नहीं होगा, ये किसकी आवाज है? क्या ये सच में मेरी है या किसी और की सुनी हुई बात है? यहाँ लेखक एक बहुत मजेदार बात कहते हैं। जिस पल कोई अपनी नकारात्मक सोच को पकड़ लेता है, मतलब उसे एक दर्शक बनकर देख लेता है, उसी पल रीप्रोग्रामिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्योंकि उस पल आप अपनी सोच से अलग हो जाते हैं। आप सोच नहीं रहते, सोचने वाले बन जाते हैं। बिल्कुल। आप ड्राइवर सीट पर आ जाते हैं। अब तक गाड़ी ऑटो पायलट पे चल रही थी, अब स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है। ठीक है, तो एक बार किसी ने अपनी नकारात्मक सोच को पकड़ लिया, तो अगला सवाल जाहिर है, अब इसका करें क्या? इसे दिमाग से निकालें कैसे? यहीं पर दूसरा कदम आता है, पुराने विश्वासों को सक्रिय रूप से बदलना। यहाँ लेख का एक गोल्डन रूल है। आपका दिमाग उसी बात को सच मानने लगता है जिसे बार बार दोहराया जाता है, चाहे वो सच हो या ना हो। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत पर काम करता है। हमारा दिमाग जिन रास्तों पर बार बार चलता है, वो रास्ते एक पक्के हाईवे की तरह बन जाते हैं। हमें बस एक नया हाईवे बनाना है। पर क्या ये शुरू में अजीब नहीं लगता? मतलब मान लीजिए मेरा पुराना विश्वास है, मुझसे ये काम नहीं होगा, और मैं उसे बदल कर दोहराना शुरू करूं, मैं इसे सीख कर कर लूंगा। मेरा मन तो अंदर से जानता है कि मैं सिर्फ खुद को दिलासा दे रहा हूं। क्या ये काम करता है? ये एक बहुत ही जायज शंका है, और स्रोत कहता है कि शुरुआत में ये अजीब ही लगेगा। आपका तार्किक मन इसका विरोध करेगा। वो कहेगा किसे बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन यहाँ कुंजी विश्वास नहीं, निरंतरता है। आपको इसे तब तक दोहराना है जब तक आपका अवचेतन मन इसे एक नए निर्देश की तरह स्वीकार न कर ले। जैसे मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, इस पुराने घिसे पिटे प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करके मैं मौके बनाता हूं और उनका फायदा उठाता हूं, ये नया प्रोग्राम इंस्टॉल करना है। और इसके लिए लेख में सुबह और रात का समय सबसे अच्छा बताया गया है। शायद इसलिए क्योंकि उस समय हमारा चेतन मन ज्यादा शांत होता है और बातें सीधे अवचेतन तक पहुंचती हैं। एकदम सही। और इसी से जुड़ा हुआ तीसरा कदम है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। लेख इसे कहता है दैनिक मानसिक खुराक या डेली मेंटल डाइट। यह एक बहुत शक्तिशाली विचार है। इसकी तुलना शारीरिक खुराक से की गई है। जैसे हम जानते हैं कि जंक फूड खाने से हमारा शरीर बीमार और सुस्त हो जाता है, वैसे ही नकारात्मक कंटेंट हमारे दिमाग के लिए जंक फूड है। ये मानसिक जहर है, और ये मानसिक जहर हमें हर तरफ से मिलता है। 24 घंटे चलने वाली नकारात्मक खबरें, हर बात पर शिकायत करने वाले और दूसरों में कमियां निकालने वाले लोग, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर होने वाली जलन, ये सब धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास और हमारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। इस लेख में एक बहुत सीधी लाइन लिखी है, जो आप सुनते हो वही आप बनते हो। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। क्या ये विचार थोड़ा ज्यादा सरल नहीं है? क्या इसमें बाहरी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की भूमिका को कम नहीं आंका जा रहा है? कोई व्यक्ति जो मुश्किल हालात में है, क्या वो सिर्फ सकारात्मक सोच और अच्छी किताबें पढ़कर अपनी हर बाधा पार कर सकता है? ये एक बेहद जरूरी सवाल है, और इसे उठाना दिखाता है कि हम सिर्फ सतही तौर पर बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये लेख ये दावा नहीं करता कि बाहरी दुनिया की सच्चाई या चुनौतियां मौजूद नहीं हैं। वो हैं और वो वास्तविक हैं। लेकिन इस स्रोत का मुख्य फोकस इस बात पर है कि उन बाहरी परिस्थितियों के प्रति आपकी आंतरिक प्रतिक्रिया क्या है। ये उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की बात करता है जो आपके नियंत्रण में है। मतलब हो सकता है आप बाहरी ट्रैफिक को कंट्रोल ना कर सकें, लेकिन आप अपनी गाड़ी किस दिशा में ले जा रहे हैं, ये आपके हाथ में है। बिल्कुल। ये स्रोत कहता है कि समान मुश्किल परिस्थितियों में भी कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। फर्क परिस्थितियों का नहीं, उनके प्रति अपनाई गई मानसिकता का है। तो मानसिक खुराक बदलने का मतलब दुनिया से मुंह मोड़ना नहीं है, बल्कि ये चुनना है कि आप किन विचारों को अपने दिमाग में घर बनाने की इजाजत देते हैं। क्या आप समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं या समाधानों पर? ये बात समझ में आती है। तो मतलब सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है।
सोच बदलने के बाद भी अगर हम सोफे पर ही बैठे रहें और कुछ करें नहीं, तो कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, और ये इस लेख का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिर्फ सकारात्मक सोचने से बिल नहीं भरते। सही। सोच बदलना तो गाड़ी में पहला गियर डालने जैसा है। गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए एक्सेलरेटर भी दबाना पड़ता है, और वो एक्सेलरेटर है एक्शन। इसके लिए एक फॉर्मूला भी दिया गया है। सोच बदलो, एक्शन लो, उस एक्शन को आदत बनाओ और तब जाकर आपकी डेस्टिनी यानी किस्मत बदलेगी। ये एक पूरी प्रक्रिया है, कोई एक रात का जादू नहीं। और यहाँ पर छोटे कदमों की ताकत पर बहुत जोर दिया गया है। हमें कोई पहाड़ नहीं हिलाना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई नए साल पर जिम जाने का सोचता है। अगर वो पहले दिन 2 घंटे कसरत करने की कोशिश करेगा तो शायद अगले दिन जा ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो रोज सिर्फ 15 मिनट चलने का लक्ष्य बनाए तो उसके सफल होने की संभावना कहीं ज्यादा है। तो रोज 30 मिनट कुछ नया सीखना, रोज एक छोटी सी सकारात्मक आदत अपनाना या रोज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक छोटा सा काम करना। लेख का दावा है कि ये छोटे छोटे एक्शन मिलकर कुछ महीनों में इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं कि इंसान खुद को पहचान नहीं पाएगा। इसे कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। जैसे पैसे पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, वैसे ही हमारी छोटी छोटी आदतों पर भी मिलता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। ये सब सुनने में बहुत तार्किक और प्रेरणादायक लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से लोग एक जगह आकर अटक जाते होंगे। वो सोचते होंगे, काश ये सब बातें मुझे 10-20 साल पहले पता होती। मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया, अब तो बहुत देर हो चुकी है। ये शायद सबसे बड़ा मानसिक अवरोध है। और स्रोत इसे सबसे बड़ा झूठ कहता है। ये विचार कि मैं लेट हो गया एक मानसिक जाल है जो हमें एक्शन लेने से रोकता है। यह हमें अतीत में कैद कर देता है। लेख का जवाब बहुत सीधा और शक्तिशाली है। बीता हुआ कल एक कैंसिल हो चुका चेक है, आने वाला कल एक प्रॉमिसरी नोट है। सिर्फ आज ही असली कैश है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्र, बीता हुआ समय या पिछली गलतियां मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि आज इस पल में आप क्या फैसला लेते हैं। बिल्कुल। और इस स्रोत के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो कोई ले सकता है वो है, मैं अपनी जिंदगी का शिकार नहीं बल्कि इसका रचयिता बनूंगा। मैं इसे खुद डिजाइन करूंगा। इस एक फैसले में बहुत ताकत है। यह आपको विक्टिम की भूमिका से निकालकर क्रिएटर की भूमिका में ले आता है। ये कहता है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज से मेरी जिंदगी की कहानी मैं लिखूंगा। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो इस लेख के मुताबिक किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं बल्कि हमारे दिमाग का एक सॉफ्टवेयर है। और अच्छी खबर यह है कि हम उसके प्रोग्रामर बन सकते हैं। हमारा दिमाग ही हमारी किस्मत का कंट्रोल पैनल है। हाँ, जिस दिन कोई इसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है, किस्मत भी उसके नियंत्रण में आ जाती है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और उससे भी बड़ी आज़ादी भी। इस लेख के अंत में एक बहुत ही पावरफुल लाइन है जो शायद इस पूरी चर्चा को एक वाक्य में समेट देती है। आप नॉर्मल पैदा हुए हो सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना आपका फैसला है। ये लाइन कहती है कि आपकी शुरुआत कैसी भी रही हो, आपके हालात कैसे भी रहे हों, लेकिन आपका अंत कैसा होगा ये आपके आज के फैसलों पर निर्भर करता है। साधारण रहना एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो सकती है, लेकिन असाधारण बनना एक सचेत, जानबूझकर किया गया चुनाव है। तो आज की ये चर्चा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये स्रोत बताता है कि किस्मत एक प्रोग्राम है। तो सोचने वाली बात ये है कि अगर अब तक की जिंदगी सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग का नतीजा थी जिसे शायद दूसरों ने लिखा था, तो आज से इस खाली पन्ने पर आप खुद अपनी कहानी का पहला वाक्य क्या लिखेंगे?